Good morning, students. Once again, we are back with one more video lecture, class 12, subject physical education, and we are into chapter number 8, that is physiology and sports. Dear students, I hope you know that we have started this chapter last time in the last video lecture. I had given you some basic introduction also during that time. I told you there are 5 main topics in this chapter, out of which first topic is the most biggest one because it has 4 subparts, while the remaining 4 topics are singular one and they are not that big. तो पहला टॉपिक जो बड़ा है जिसके अंदर 4 सब टॉपिक हैं, उसका एक टॉपिक सिर्फ हमने पिछली बार किया था, क्योंकि पिछली बार हम उससे आगे वाला चैप्टर भी पूरा करना चाह रहे थे। तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था ये चैप्टर, तो पहले टॉपिक का पहला पार्ट पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस पहले टॉपिक के जो बाकी के 3 पार्ट हैं उनको पढ़ेंगे और फिर एक और नया टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 2 टॉपिक आज हम कोशिश करेंगे कि पूरे करें, टोटल 5 टॉपिक में से, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिस मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जो मैं कह रहा हूं कि पहला टॉपिक जो सबसे बड़ा है जिसमें 4 टॉपिक हैं, उस टॉपिक का नाम था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स असर करते हैं, है ना। तो इसके अंदर 4 अलग अलग टॉपिक थे, जिसमें से पहला हमने जो पढ़ा, जो समझा, वो था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट। क्योंकि आपको याद होगा फिज़िकल फिटनेस के 4 हिस्से हैं, जो यहाँ 4 थियरी बने हैं। पहला स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट, दूसरा स्पीड, तीसरा एंड्योरेंस, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 चीज़ें जिसमें हों उस बंदे को फिज़िकली फिट कहा जाता है। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स असर करते हैं, बॉडी पार्ट्स की कौन कौन सी चीज़ें इन चारों के ऊपर असर करते हैं, उनकी पढ़ाई हम कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। हमारी जो स्पीड है बॉडी की, उसमें कौन से फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी के फैक्टर्स असर करते हैं, मतलब किन चीज़ों से स्पीड आती है ना। तो इनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो आइए आज के इस पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स that are mean to determine the speed of an individual while performing any physical activity are as follows। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हों या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों, आपकी स्पीड किन चीज़ों से आती है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, नर्वस सिस्टम मोबिलिटी। While running, our nerves contract and relax at maximum possible speed, due to which swift excitation and inhibition occurs in the relaxed motor centers. This is known as mobility of nervous system. जब हम दौड़ते हैं while running, हमारा जो नर्वस कॉन्ट्रैक्ट है वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पे होता है, जिससे क्या होता है, जो मोटर सेंटर्स हैं, है ना, वहाँ पे इनहिबिशन अकर होता है, जिनके कारण स्पीड बढ़ती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कैन ओनली बी ट्रेन्ड टू अ लिमिटेड पीरियड। बहुत लिमिटेड पीरियड तक इसको ट्रेन किया जा सकता है, लंबे समय तक नहीं। द जेनेटिक फैक्टर्स लार्जली डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन एथलीट। मतलब ज़्यादातर आपकी स्पीड जो है वो आपके जेनेटिक सिस्टम कैसी है, आप पहले से बाय बॉर्न कैसे हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ट्रेनिंग तो आप बहुत लिमिटेड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी नेचुरली बहुत ही फास्ट भागते हैं, देन यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। बट इफ़ यू आर राइट फ्रॉम द स्टार्ट यू आर वीक सपोज, देन इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल टू हैव द मैक्सिमम स्पीड, है ना। द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम कुड बी ट्रेन बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। भाई ट्रेन हो सकता है, वही हमने कहा, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। सबसे पहले तो आपके अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो ये है पहली सिस्टम, पहला जो इसका फैक्टर है, नर्वस सिस्टम।
Second is explosive strength. For rapid movement, explosive strength plays a vital role. रैपिड मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट के लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्लास्ट करे ऐसी. द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हेल्प्स अ रनर फॉर एन एक्सप्लोसिव स्टार्टअप with maximum speed during sprinting and also a boxer for a quick punch in boxing. अगर आपके अंदर वो एक्सप्लोसिवनेस है, तो अगर आप वो रनर हैं तो स्प्रिंटिंग के दौरान आप स्टार्ट करें बिल्कुल तेज़ी से, उसमें आपको मदद करेगी. और अगर आप बॉक्सर हैं तो बिल्कुल क्विकली आप, क्योंकि आप जानते होंगे बॉक्सर को बहुत ही क्विकली पंच मारने होते हैं इससे पहले कि आपका ओपोनेंट आपको पंच मार दे, तो इसके लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. The top sprinters have a greater percentage of fast twitch fibers. The explosive strength largely depends upon the size, composition and coordinations of muscles. किन पे डिपेंड करती है? अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी तो चाहिए, बट ज़्यादातर किन पे डिपेंड करती है? ये टॉप स्प्रिंटर जो होते हैं उनमें ज़्यादा परसेंटेज किस चीज़ का होता है? फास्ट ट्विच फाइबर्स, जिनके ऊपर मसल्स की साइज, कंपोजिशन और उसका कोऑर्डिनेशन, कैसे मसल्स हैं, क्या साइज़ है, कितनी छोटी बड़ी, इन सब चीज़ों के ऊपर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी. वो ज़्यादातर आपके मसल पे डिपेंड करती है. इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा पॉइंट, जो कि है मसल कंपोजिशन. मसल कंपोजिशन इज़ डिटरमाइंड जेनेटिकली एंड कैन नॉट बी चेंज बाय ट्रेनिंग. दिस इज़ सैड बट ट्रू. भाई मसल कंपोजिशन जो है आपका वो तो जेनेटिकली है, आप उसको ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते. मसल्स आपके दुख भरा है, लेकिन ये हकीकत है कि ये ऐसा ही है, आप चाहें तो भी इसको चेंज नहीं कर सकते. दिस इज़ द रीज़न वाई सम रनिंग एथलीट्स हैव गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज ड्यू टू बेटर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स, देयर बाय हैविंग ग्रेटर स्पीड कैपेसिटी. इसीलिए कुछ बंदे होते हैं ऐसे नेचुरली टैलेंटेड जिनके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज दूसरों में जो ना हो, क्योंकि उनका मसल कंपोजिशन जो है वो पहले से बहुत तगड़ा होता है. तो ये एक चीज़ असर करती है स्पीड में. नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. कितने फ्लेक्सिबल हैं आप? फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज इट अलाउज आवर बॉडी टू मूव एट अ मैक्सिमम स्पीड विदाउट मच इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या हेल्प करती है आपको? आपकी बॉडी को मैक्सिमम स्पीड पे मूव करने को विदाउट एनी इंटरनल, अंदर के कोई भी अवरोध के बिना आप मैक्सिमम स्पीड से मूव कर पाएँ, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है. इट कम्प्लीटली यूटिलाइजेस द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी. आपकी बॉडी के अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है उसका यूज़ ये फ्लेक्सिबिलिटी करती है. तो ये है चौथा फैक्टर. फिफ्थ वन इज एडिक्वेट एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी. द मस्क्यूलर मूवमेंट नीड्स सफिशिएंट एनर्जी. द मिथोक्लोरिडिया in muscle fibers produces more energy and stronger longer contraction. भाई ये एक ऐसे हार्मोन का नाम है जो आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपके मूवमेंट्स जो हैं, मसल्स के मूवमेंट वो तगड़े हो पाते हैं. मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन. मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेट्स आवर मसल एक्शंस इन अ कंट्रोल्ड मैनर. It helps in accuracy and efficient movement of the body and also develop the strength. Muscular contraction जो है वो क्या करता है? मसल के एक्शंस के, मसल कैसे मूव करते हैं उनको कंट्रोल्ड मैनर में रेगुलेट करता है, ना ज़्यादा ना कम. और वो मदद करता है हमारी एक्यूरेसी पे, कितने एक्यूरेट हैं हम. तो ये है छठा पॉइंट, और इसके कारण स्ट्रेंथ डेवलप होती है ना. तो ये है 6 चीज़ें, फिजिकल 6 चीज़ें जो आपकी स्पीड पे असर करती हैं, जिनसे आपकी स्पीड बनती है. ओके, तो ये था पहले बड़े टॉपिक का दूसरा हिस्सा कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड. अब जो हम तीसरा हिस्सा लेने जा रहे हैं इसी बड़ी वाली पहली थियरी का, वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस. किन चीज़ों से एंड्योरेंस बनता है, किन फैक्टर्स से, उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं. यहाँ भी अलग अलग 7 पॉइंट दिए होंगे, तो आइए इनकी चर्चा शुरू करते हैं. एंड्योरेंस एक्सरसाइज कैन बी डिफाइंड एज कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज सच एज रनिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज और स्विमिंग that is performed for an extended period of time. Endurance exercise involves complex integration of multiple physiological functions, but despite its multifaceted nature, this type of exercise is
characterized by one simple requirement, the ability to sustain repeated muscle contraction. The various factors are as follows. भाई एंड्योरेंस एक्सरसाइज को अगर आपको डिफाइन करना हो तो ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, स्विमिंग, ये सब। एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करता है वो, तो मल्टीपल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसमें मल्टीपल चीज़ें साथ में हैं। इसीलिए इस टाइप की एक्सरसाइज जो है उसके लिए एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी टू सस्टेन रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप कितनी देर तक कंटिन्यूसली रिपीटेड चीज़ें सस्टेन कर पाते हैं, मसल का यूज़ कर पाते हैं, उसको कहते हैं एंड्योरेंस। कितना आप सस्टेन कर सकते हैं। आइए कुछ फैक्टर्स उसके ऊपर असर करते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे है ऑक्सीजन कंजम्पशन। एंड्योरेंस के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऑक्सीजन कंजम्पशन इज द की टू सस्टेनिंग रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर एंड्योरेंस एक्सरसाइज। रिपीटेडली आप सस्टेन कर पाएँ उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन कितना कंज्यूम करते हैं आप। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक or VO2 max refer to the highest rate at which the body can take up and consume oxygen during intense exercise. Maximal oxygen uptake यानी क्या होता है, कितना हाईएस्ट रेट तक अगर आपकी बॉडी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर पाती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज मतलब बहुत लंबी देर तक चलने वाली एक्सरसाइज रिक्वायर्स सस्टेन्ड एनर्जी टू मेंटेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई एक्सरसाइज लंबे समय तक चलने वाली है तो आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी तो होनी चाहिए, सस्टेन, पहले से अंदर गैदर की हुई। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कंटिन्यूअल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। फुल फॉर्म लिखा है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, द यूनिवर्सल एनर्जी मॉलिक्यूल। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉलिक्यूल। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इसका फुल फॉर्म भी, और ऐसे भी पूछ सकते हैं यूनिवर्सल एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है ना। तो एटीपी। एटीपी इज प्रोड्यूस व्हेन अ फ्यूल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है तब ये बनता है। एटीपी जनरेशन रीजनरेशन फॉर एक्सटेंडेड एक्सरसाइज इज accomplished predominantly through mitochondrial respiration or aerobic metabolism within the mitochondria of the cells। अब ये बायोलॉजिकल चीज़ें लिखी हैं कि इसका रीजनरेशन कैसे होता है। एक बार जनरेट हो गया उसके बाद रीजनरेशन, क्योंकि एक्सटेंशन हमको एक्सरसाइज का करना है, लंबे समय तक करना है, तो बायोलॉजिकली उसका रीजनरेशन कैसे होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ों में मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बायोलॉजिकल टर्म्स कुछ अगर आपकी थियरी के अंदर ना लिखें देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। अगर आप बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ दें देन ऑल्सो इज़ फाइन, okay, even for the examination also, so don't you worry about this one. Second factor, oxygen transport. The amount of oxygen taken into the blood from lungs needs to be transported to active muscles। भाई जितना ऑक्सीजन आपने अंदर कंज्यूम किया है ना लंग्स से, उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा मसल्स के पास, तभी तो उनको एनर्जी मिल पाएगी एक्सरसाइज के लिए। The oxygen transport depends on the amount of oxygen which the blood has absorbed from the lungs and the ability of the circulatory system to carry it quickly to the working muscles। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है कि कितना आपने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है लंग्स में से, और फिर कितना आप सिस्टम में उसको वापस से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ताकि आपके मसल काम कर सके, है ना। तो ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड वन इज ऑक्सीजन अपटेक। The amount of oxygen which can be absorbed and consumed by working muscle from the blood is called oxygen uptake। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अपटेक अलग चीज़ है। ऑक्सीजन अपटेक यानी क्या, कितना ऑक्सीजन आप एब्जॉर्ब कर सकते हो एंड कंज्यूम कर सकते हो वर्किंग मसल्स ब्लड में से। वर्किंग मसल्स जो हैं आपके वो ब्लड में से कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं उसको ऑक्सीजन अपटेक कहेंगे। और वहाँ क्या था, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब लंग्स में से जो आपने ऑक्सीजन वहाँ से लिया है उसको मसल्स की ओर ट्रांसपोर्ट करना। अब आपने तो ट्रांसपोर्ट कर लिया लेकिन मसल्स कितना ले पाते हैं
दैट इज ऑक्सीजन अपटेक। फोर्थ वन जो है पॉइंट वो है एनर्जी सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द इंटेंसिटी ऑफ द एंड्योरेंस एक्सरसाइज रेगुलेट्स द सबट्रेट यूज्ड ऑफ प्रोवाइड एनर्जी। एंड्योरेंस एक्सरसाइज आप कितनी इंटेंसिटी से कर सकते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है। ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एंड्योरेंस एक्सरसाइज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म। लो इंटेंसिटी की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म्स को। विथ इंक्रीजिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी, जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे, देयर इज अ स्विफ्ट टुवर्ड्स मोर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म टू सपोर्ट कंटिन्यूस एक्सरसाइज। पहले क्या था, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, फिर जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 2 hours ऑफ इंटेंस स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज, मसल ग्लाइकोजन stores become significantly depleted, resulting into fatigue regardless of presence of an adequate oxygen supply। अगर 2 घंटे तक कंटिन्यू स्टडी आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं तो नो मैटर आपके अंदर कितना ऑक्सीजन सप्लाई है ऑलरेडी, बट फिर भी जो आपकी पूरी सिस्टम है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, मसल सिस्टम। व्हेन मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स आर एग्जॉस्टेड, जब वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस फैटिग्यू एंड मस्क्यूलर पेन। जब ये पूरा सपोर्ट सिस्टम पूरा हो जाए, देन यू फील दैट नाउ माई बॉडी इज पेनिंग। वन ऑफ द मोस्ट नोटेड physiological adaptation to endurance training is increased reliance on fats or lipids at a workload of the same relative intensity. Long-term training in many endurance sports, including cycling, running, and swimming, has been shown to increase muscle glycogen levels. ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जिसके अंदर, जिन स्पोर्ट्स के अंदर चाहिए होती है, साइकिलिंग, रनिंग, उसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज हुआ मसल ग्लाइकोजन लेवल चाहिए होता है। दिस ट्रेनिंग एडप्शन एक्सटेंड्स द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द एंड्योरेंस एक्सरसाइज प्रायर टू मसल ग्लाइकोजन डिप्लेशन एंड एज अ रिजल्ट प्रोलॉन्ग्स द टाइम टू फैटिग्यू। क्या होता है इससे, ट्रेनिंग एडप्शन एक्सटेंड हो जाता है, ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, और इंटेंसिटी जो है एक्सरसाइज की वो भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये था एनर्जी सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ वन है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एरोबिक कैपेसिटी। आपकी लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, उसकी टॉलरेंस है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटीज़ दैट लास्ट फॉर अबाउट 40 सेकेंड्स और मोर। जो 40 सेकेंड से ज़्यादा चलती हों उनके लिए लैक्टिक एसिड का होना ज़रूरी है। एज द टॉलरेंस कैपेसिटी इंक्रीजेज, द परफॉर्मेंस ऑल्सो इम्प्रूव्स इन द एंड्योरेंस एक्टिविटीज़। होता ना, टॉलरेंस मतलब सहन करने की क्षमता, जितनी आपकी ज़्यादा बढ़ती है उतना आपका परफॉर्मेंस और इंक्रीज होता है। तो ये किससे बढ़ती है, लैक्टिक एसिड से। 6th पॉइंट ऑब्वियसली हर बार की तरह होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक डिफरेंसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ मसल फाइबर टाइप्स आर ऑल्सो कॉमन। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कैरेक्टराइज्ड बाय मोर मिथोकॉन्ड्रियल मास एंड हायर एंजाइम लेवल देन फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैव इंक्रीज कैपेसिटी फॉर मेथोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। मतलब जो स्लो ट्विच मसल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनको आप कैसे पहचानेंगे, आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर मिथोकॉन्ड्रियल मास एंड हायर एंजाइम लेवल। किन से, अगर आप कंपेयर करेंगे फास्ट ट्विच मसल से, तो जिनमें कम होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। एलाइट एंड्योरेंस एथलीट्स जनरली possess a high percentage of slow twitch muscle fibers in muscle contributing to their respective exercise। जो एलाइट एंडोरेंस एथलीट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर हाई परसेंटेज किस चीज़ का होता है, स्लो ट्विच मसल फाइबर का, रादर देन हाई ट्विच मसल फाइबर्स। अब देखिए, हो सकता है कुछ हर बार यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स आएंगे, हर थियरी में, हर चैप्टर में थोड़े बहुत, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट बायोलॉजी, है ना, दैट इज हार्ड बायोलॉजी विच यू लर्न इन नॉर्मल एज अ मेन सब्जेक्ट, एंड दिस इज नोन एज अ सॉफ्ट बायो। सो कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स आएंगे, बट अगेन आई एम सेइंग, when you are explaining in your examination,
You need not to write down or remember each and every biological name or each and every concept. If you write it in a proper your language, that is also perfectly fine. Okay? अब आखिरी टॉपिक इसका 7th वन, उसकी चर्चा करते हैं. लास्ट वन इज हाइड्रेशन. स्वेटिंग इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज. पसीना होना एक्सरसाइज के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है. एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसिपेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म. और ये ज़रूरी भी है, जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर आए. अनफॉर्चुनेटली दिस नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सब्सटेंशियल फ्लूइड लॉस. अब अनफॉर्चुनेटली इसके कारण शरीर में प्रवाही की कमी हो सकती है. एंड इम्पेयर्ड एंड्योरेंस परफॉर्मेंस, और इसके लिए परफॉर्मेंस पे असर हो सकती है. Inadequate fluid balance throughout long-term exercise or training sessions result in several physiological effects, including increased heart rate and temperature. एक्सरसाइज के दौरान अगर आप इनफ मात्रा में लिक्विड नहीं ले रहे हैं तो इनके कारण आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए आप देखते होंगे लिक्विड सप्लाई जो है वो एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाने वाले नॉर्मली अपने साथ रखते हैं. एनर्जी जो उनको चाहिए, एनर्जी ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं, और कंटिन्यू वो लेते रहते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, वरना हार्ट रेट बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं. सो एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रैक्टिसेस बोथ बिफोर एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस कैन काउंटर द डिहाइड्रेशन टू अ सर्टेन डिग्री. इसीलिए पहले और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो आप लिक्विड इनहेल करते हैं, उनसे इन सारी प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है. करंटली एंड्योरेंस एक्सरसाइज एंथुजियास्ट यूज मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर हाइड्रेशन. हाइड्रेशन के लिए आजकल लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लेती हैं जो कि इनसे बनी होती हैं. वाटर, सॉल्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लाइकोरॉल, इन सब चीज़ों से बनी हुई अलग अलग चीज़ें आती हैं मार्केट में, जो नॉर्मली एनर्जी ड्रिंक के तौर पे लेते हैं ताकि वो एनर्जी बनी रहे और बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम ना हो, है ना. तो ये था 7वां पॉइंट. तो ये थे 7 फैक्टर्स जो एंड्योरेंस को असर करते हैं. अब इस पहली थियरी का आखिरी पार्ट की ओर जाते हैं, जो होगा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि कौन से फैक्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी को असर करते हैं. आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, उनमें कौन से फैक्टर्स असर करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं. आप फ्लेक्सिबिलिटी रिफर्स टू एब्सोल्यूट रेंज ऑफ मूवमेंट इन अ जॉइंट और सीरीज ऑफ जॉइंट्स एंड लेंथ इन मसल्स दैट क्रॉस द जॉइंट्स टू इंड्यूस अ बेंडिंग मूवमेंट और मोशन. पिक्चर देख सकते हैं आप, बाजू में फ्लेक्सिबिलिटी की पिक्चर दी गई है. उसी के बारे में यहाँ पहला सेंटेंस आया कि फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है. आप देखिए, ऐसा मूवमेंट हर कोई बंदा नहीं कर पाता है जिसकी बॉडी के बोन जो है और जो मसल्स जो है, जो जॉइंट्स जो हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही मूव कर सकते हो ऊपर नीचे. वो बंदा ऐसी प्रैक्टिस कर सकता है. तो यही ये डेफिनेशन कहती है कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आपकी जो जॉइंट या सीरीज ऑफ जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, आपकी मसल की लेंथ कितनी है, मसल आपके जॉइंट से कितना आगे आके बेंडिंग में हेल्प कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को मिला के बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स. भाई हर बंदे में अलग अलग होती है, किसी में कम, किसी पे ज़्यादा. कितने किसके मसल जो हैं वो लेंथ हैं, कितनी मसल की लेंथ है, उस पर डिपेंड करता है कौन कितना फ्लेक्सिबल है ना. फ्लेक्सिबिलिटी इन सम जॉइंट्स कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन डिग्री बाय एक्सरसाइज. कोई जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो आप बढ़ा सकते हो, हर जॉइंट की नहीं बढ़ा सकते हो. कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ जॉइंट्स की आप बढ़ा सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी. कैसे? एक्सरसाइज से. स्ट्रेचिंग जो एक कॉमन एक्सरसाइज है, उससे आप बढ़ा सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी स्ट्रेच कर के बॉडी को. लेकिन हर जॉइंट की आप नहीं बढ़ा सकते हो, है ना. अब कुछ एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो एक एथलीट की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर. वो कुछ नीचे दिए हुए हैं, तो आइए अब उनकी चर्चा करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. डीप कनेक्टिव टिश्यूज सच एज fascia and tendons can limit the range of motion. कुछ डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, fascia and tendons. ये जो है वो मोशन की जो रेंज होती है उसको लिमिट करते हैं. लिगामेंट्स डो नॉट सीम टू डिस्प्ले एनी इलास्टिकल प्रॉपर्टीज़. लिगामेंट के अंदर कोई इलास्टिकल प्रॉपर्टीज़ मूवमेंट वाली नहीं हो सकती. हावेवर विथ एक्सपोजर टू स्ट्रेचिंग दे मे एक्सटेंड टू अ न्यू लेंथ. हालांकि कुछ हद तक स्ट्रेचिंग से उनकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है. सेकेंड इज जॉइंट स्ट्रक्चर. आपके जॉइंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है. देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, सम ऑफ विच possess
intrinsically greater range of motion than others. There are some different type of joints. In our human body there are so many type of joints, different type of joints, जिनके अंदर अलग अलग रेंज ऑफ मोशंस होती हैं. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर, ना जो कंधा है हमारा, वहाँ पे वो बॉल, किसी को ऑपरेशन करना पड़ता है, पता है, कहते हैं कि बॉल बिठाया है. सो द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर फॉर एग्जाम्पल हैज़ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ ऑल द जॉइंट्स एंड कैन मूव इन ईच ऑफ द एरोनॉटिकल प्लेन्स. मतलब इनके अंदर जो ये शोल्डर्स के जो ये मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावर होता है. तो जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड वन जो है वो है मसल्स बल्क एंड वेट ट्रेनिंग. इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर वेरी बल्की एथलीट्स टू कंप्लीट सर्टेन स्ट्रेचेस सच एज एन ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच. कुछ भाई हैवी बॉडी वाले एथलीट्स होते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेचेस करना मुश्किल होता है, जैसे ओवरहेड, सर के ऊपर से ट्राइसेप करना. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कैन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो है उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है. ऑल्दो व्हेन हैवी लोड्स आर यूज्ड विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, वेट ट्रेनिंग कैन रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी. हालांकि क्या होता है, वेट ट्रेनिंग जब आप करते हैं, जब हैवी लोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. इसीलिए रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकती है. तो वेट ट्रेनिंग एंड मसल बल्क की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. फोर्थ वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट. द एथलीट्स इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट द रेंज ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मोबिलिटी इज डिक्रीज इमीडिएटली अपॉन वॉकिंग आफ्टर अ नाइट्स स्लीप. अगर आप कभी रात को सो के उठे हैं तो आपकी मोबिलिटी जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाती है. 10 minutes in a warm bath increase body temperature and range of motion. अगर आपने गर्म पानी से 10 मिनट तक अच्छे से नहा लिया तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अच्छा सा सेट हो जाता है और फिर आप अच्छे से मोशन कर पाते हैं. तो अंदर का एनवायरनमेंट भी इतना ही असर करता है. नेक्स्ट इज़ प्रीवियस इंजरीज़. क्या आपको कोई पहले इंजरीज हुई हैं? वो भी एक इम्पॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. अगर इंजरीज हुई हैं तो फ्लेक्सिबल इतना आप नहीं रह पाएंगे. इंजरीज टू मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ कैन लीड टू थिकनिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया. उससे क्या हो जाता है, वो एरिया थिक हो जाता है. फाइबर्स टिश्यू इज लेस इलास्टिक एंड कैन लीड टू लिम्ब शॉर्टनिंग एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन. इससे जो फाइबर टिश्यूज हैं वो इलास्टिक कम हो जाते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है. इसीलिए जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत कम हो जाता है आपका. फाइबर टिश्यू मॉड्यूल्स रादर इन कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल आर ऑफन कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट्स. इनको ज़्यादातर क्या कहा जाता है, फाइबर मॉड्यूल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर और मसल्स के अंदर, उनको ट्रिगर पॉइंट्स कहा जाता है. अच्छा, छठा और आखिरी पॉइंट जो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर असर करता है वो है एज एंड जेंडर. कॉमन सेंस की बात है ये तो. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट विद द इंक्रीज ऑफ एज देयर विल बी अ डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी. समझाने की ज़रूरत नहीं. वी कैन एनहांस इन इट विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस. जी हाँ, वो बढ़ा सकते हैं आप. Genders also affect the flexibility as female tend to be more flexible than the male. आप शायद उल्टा सोच रहे होंगे लेकिन ये उल्टा है. Females are more flexible than male. तो ये थे कुछ 6 फैक्टर्स जो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. तो इसके साथ हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक, बड़ा टॉपिक पूरा करते हैं, जो था कि फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं 4, स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट, स्पीड, फिर हमने एंड्योरेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी. इन 4 चीज़ों के ऊपर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया. तो यहाँ पे पहली थियरी पूरी होती है. अब 4 और थियरीज बाकी हैं, है ना. तो आइए, थोड़ा समय है तो हम एक थियरी और लेंगे, लेकिन अब जो हम थियरी लेंगे वो आपको यहाँ कंटिन्यूएशन में नहीं, चैप्टर के एंड में जो आखिरी 5वीं थियरी है सिलेबस के हिसाब से, उसको अभी हम ले रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिट थोड़ी सी कम है, तो पहले उसको ले लेते हैं. तो पहली थियरी हमने पढ़ ली, अब आखिरी पढ़ रहे हैं. बीच की 3 हम अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वो एक जैसी हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे. तो आइए अब वो जो सिलेबस के हिसाब से आखिरी थियरी है उसको लेते हैं. तो इस थियरी का नाम है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग. उम्र के कारण बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में. तो क्या क्या चेंजेस आए उसकी चर्चा करने से पहले एजिंग वर्ड का मतलब क्या है वो समझते हैं. Aging in human beings
इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर विथ टाइम, समय के साथ साथ बड़ा होना यानी एजिंग, एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय डीजनरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन आवर बॉडी। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। एजिंग सिंबलाइजेज चेंजेस इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट एंड इंक्रीज इन वस्कुलर रेजिस्टेंस। इससे कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होता है और वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। द हार्ट बिकम्स मोर डिपेंडेंट ऑन ब्लड वॉल्यूम, जो आपका हृदय है वो अब ब्लड कितना है आपकी बॉडी पे उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी नर्वस सिस्टम कितना जल्दी रिस्पॉन्स करती है उसमें भी कमी आती है। मोस्ट एज रिलेटेड बायोलॉजिकल फंक्शंस पीक बिफोर द एज ऑफ 30, हर फंक्शन का एक अच्छा समय होता है 30 साल से पहले, एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन लीनियरली देयर आफ्टर, और फिर धीरे धीरे उसके बाद कम होते जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज़ इरिवर्सिबल, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं पलटा सकते, एंड इज़ द मेजर कोज ऑफ डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इससे आपकी काम करने की क्षमता जो है वो कम होती है ना। तो ये मतलब है एजिंग का। जो आप शायद जानते भी हैं अच्छे से पहले से। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं एजिंग के कारण, उनकी बात करते हैं। द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रीच देयर लिमिट्स एट एन अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स, ऊपर हमने पढ़ा। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टाइम एंड कंटिन्यूस एजिंग सिनारियो, ऑल द बॉडी सिस्टम इवेंचुअली डेमॉन्स्ट्रेट रिड्यूस एफिशिएंसी, स्लो बिल्डिंग, रिप्लेसमेंट एंड एक्चुअल लॉस ऑफ टिश्यू। धीरे धीरे हर चीज़ में कमी आती जाती है, ख़त्म होती जाती है हर चीज़, या स्लो होती जाती है। While an individual's aging experience is unique, there are generalizations which can be observed for each of the body system. वैसे तो हर एक की अपनी अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। There are numerous physiological changes that take place in our body as an effect of continuous aging process, which are some major of them are as follows. हर एक बॉडी में एज के कारण अलग अलग चेंजेस आती हैं जो हर एक में यूनिक होते हैं हालांकि, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस जो होती हैं जो हर एक में आते हैं उसके बारे में नीचे चर्चा की गई है। तो आइए अब उनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला है चेंजेस इन स्किन। देखिए पिक्चर में दिया था पिछले पेज पे, स्किन में चेंज आते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज़ टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट। भाई बाहर से आने वाली चीज़ों से बचाना ये मेन काम है स्किन का, अंदर की चीज़ों को बचाना। इट accomplishes this by acting as an preventive barrier which regulates body temperature, retains fluid and absorbs shock and ultraviolet radiation among other things। वे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, फिर फ्लूइड का लॉस ना हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो उनको शॉक कर लेते हैं। ये सारे काम है स्किन के। विथ एजिंग इट थिन्स एंड लूजेस वस्कुलरिटी, सेलुलरिटी, सेल कम हो जाते हैं, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उम्र के साथ साथ स्किन जो है वो पतली होने लग जाती है। इट्स एबिलिटी टू एक्सचेंज और रिटेन इंटरनल हीट इज़ डिमिनिश्ड। अंदर की हीट को रिटेन करके रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सेंसरी न्यूरॉन्स आर डिक्रीज बाय 30% फ्रॉम द एज ऑफ 10 years to 90 years old। 30% कम हो जाती हैं 10 से लेकर 90 साल तक आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये है कि स्किन में क्या चेंज आता है। सेकेंड इज मस्क्यूलोस्केलेटल चेंजेस। मसल मास इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटाबॉलिकल हीट। मेटाबॉलिकल हीट का प्राइमरी सोर्स है आपका मसल का मास। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हीट इज जनरेटेड। जब मसल्स एक दूसरे से टकराते हैं हीट उत्पन्न होती है। जनरली एट द एज ऑफ 30 देयर इज अ जनरल रिडक्शन इन द साइज, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल मसल टिश्यू। 30 के बाद मसल टिश्यू में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। Muscle fiber continues to become smaller in diameter due to decrease in reserves of ATP। ATP धीरे धीरे कम होता जाता है, इसलिए मसल्स का डायमीटर छोटा होता जाता है। As a result the body ages। इसके कारण बॉडी की उम्र बढ़ती रहती है। Muscular activity becomes less efficient and requires more effort to accomplish a given task। फिर धीरे धीरे मसल्स काम करना कम कर देते हैं और कोई भी काम को करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तीसरी चीज़ है चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई बहुत कॉमन सेंस की बात है ये भी। द एफिशिएंसी ऑफ लंग्स डिमिनिशेस विथ एज। लंग की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होती है। द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल विद इन लंग टिश्यू। लंग टिश्यूज़ के अंदर जो ये प्रोग्रेसिव लॉस होता है, कंटिन्यू लॉस होता है, वो मेजर फैक्टर है।
चेस्ट वॉल बिकम स्टिफ एंड देर इज अ डिक्रीज इन एल्वेलोर सरफेस एरिया। आपका जो सरफेस एरिया है वो धीरे धीरे कम होता है, चेस्ट का एरिया कम होता है। दीज चेंजेस डिमिनिशेस द एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू वर्कआउट। इसके कारण आपका वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। फोर्थ वन है चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। विद इन द ग्रोइंग एज, उम्र के बढ़ते बढ़ते, द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्डियक मसल इज डिमिनिश। सीधी सी बात है, हर चीज़ की तरह ये भी कम या धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। एज अ रिजल्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड द ब्लड फ्लो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एज। इसीलिए आप देखते होंगे उम्र के बढ़ने के साथ साथ ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता है, इसीलिए कई बार हार्ट अटैक भी आता है। और हार्ट अटैक आप जानते होंगे कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर एज वाले लोगों में कम होता है, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होता है। द ब्लड वेसल्स टेंड टू बी मोर रिजिड एंड लेस इलास्टिक। ब्लड वेसल्स जो इलास्टिक खुलना बंद होना उनका जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए ब्लड का फ्लो जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें तो उनको मेंटेनेंस जो उनका है वो बना रहेगा, इसीलिए आप लंबे समय तक जी पाएंगे और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम हो पाएगी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म। देयर इज अ जनरलाइज्ड रिडक्शन इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी अलॉन्ग विद द कंटिन्यूस एजिंग। भाई हार्मोन्स धीरे धीरे कम होते हैं प्रोड्यूस होना, इसीलिए आपकी उम्र बढ़ती रहती है, एक्टिविटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे आपकी कम होती रहती हैं। दिस रिडक्शन अफेक्ट मोस्ट मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हर फंक्शन को असर करती हैं। वाटर, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो विटामिन्स जो ज़रूरी हैं इनके डिसऑर्डर होने लगते हैं उम्र बढ़ते बढ़ते, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम होते रहते हैं ये। न्यूट्रिशन एंड द एबिलिटी टू यूज़ फूड फॉर एनर्जी इज़ मेजरली अफेक्टेड बाय एल्डर पॉपुलेशन। बड़ी उम्र वाले लोगों में फूड में से जो बॉडी को एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, इसीलिए उनकी कार्य क्षमता कम होती रहती है। डायबिटीज़ इज़ कॉमन इन ओल्ड एज, इसीलिए कई बार डायबिटीज़ भी ज़्यादातर बड़ी उम्र वाले लोगों में होता है। सिक्स वन इज चेंजेस इन नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। जैसे हर चीज़ अफेक्ट होती है, नर्वस सिस्टम भी होती है। दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। न्यूरॉन्स की कमी के कारण नर्वस सिस्टम को असर होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूरोनल डेंड्रिस्ट which reduces the amount of synaptic transmission. The sense of smell, taste, sight, touch and hearing are all diminished over time. Depression can be result in impaired synaptic activity. भाई उम्र बढ़ने के कारण टेस्ट, स्मेल, साइट, टच, हियरिंग होता है ना। कई लोग कम सुन पाते हैं, कई लोग कम टेस्ट ले पाते हैं, कई लोग कम देख पाते हैं। तो नर्वस सिस्टम की जो कमी आती है उनके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम। ऑब्वियसली विथ एजिंग द मास ऑफ किडनीज गेट्स रिड्यूस। किडनीज पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। दिस रिजल्ट इन लोअर ब्लड फिल्टरेशन रेट बाय किडनीज। किडनीज का मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनीज में असर करेगा तो आपका ब्लड का फिल्टरेशन ठीक से नहीं होगा एंड देयरफॉर डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लैडर। द चांसेस ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस आर इंक्रीज। इसीलिए यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं और लॉन्गर टाइम लगता है किडनीज को डिस्पोज द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड बॉडी। आपकी बॉडी में से वेस्ट को डिस्पोज करने में किडनीज को बहुत समय लग जाता है और इसी में कई बार डेथ भी हो जाती है इनके कारण। लास्ट वन इज लोअर्स बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। बोन की डेंसिटी जो है वो जो मजबूती है वो कम होती है। एज वी ग्रो ओल्ड the bone density of our body also decreases, thus the increasing the chances of fracture and dislocation। बॉडी की जो हड्डियाँ हैं वो डिसलोकेट होना शुरू हो जाती हैं, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं उम्र के साथ साथ। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ एसेंशियल मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। इनका होने का मेन कारण है कैल्शियम और फॉस्फोरस का कम होना बॉडी के अंदर उम्र के साथ साथ, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उनके बारे में था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम आज के इस वीडियो लेक्चर को पूरा करेंगे। तो हमने आज 2 टॉपिक वैसे देखा जाए तो पूरे किए। एक पिछली बार का जो अधूरा था बड़ा वाला टॉपिक उसको पूरा किया और एक और नया टॉपिक भी लिया। तो सेशन को वाइंड अप करें
उससे पहले हर बार की तरह होमवर्क ले लेते हैं। आज के आपके होमवर्क में 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो आखिरी थियरी अभी हमने नहीं पढ़ी उसको अगले बार लेंगे होमवर्क में, है ना। आज के आपके होमवर्क में 3 चीज़ें आप जानते होंगे कौन सी होंगी। जो वो पहली थियरी के 3 चीज़ें थी, तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस बना के आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। सेकेंड होगा डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। और लास्ट होगा डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें, तीनों अगर आप देखने जाएं तो एक जो एंड्योरेंस वाला था वो कंपेरेटिवली 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे, एक तो स्पीड के बारे में और एक तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो ये क्वेश्चन ही छोटे हैं, तो कंपेरेटिवली ये 3 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादातर। और जो वो था वो 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एंड्योरेंस का। तो इस हिसाब से आपको 3 क्वेश्चंस आज के आपके होमवर्क में करने हैं। ओके, so with this we wind up our today's session. Thank you so much for attending this video lecture. Have a very good day. Take care of yourself and your family. Right? Stay home, stay safe is the mantra for ever nowadays. Thank you so much and have a good day.